देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या यूपीए को परिवार नहीं पवार चाहिए? इसी सवाल के साथ करेंगे हल्ला बोल की शुरुआत। जी हां, शिवसेना नेता संजय राउत यूपीए में जान फूंकने का एक नया फॉर्मूला सुझा रहे हैं। उनके मुताबिक अगर बीजेपी को टक्कर देनी है तो यूपीए का नेतृत्व शरद पवार के हाथों में हो जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार की मिसाल दी, जिसके सूत्रधार शरद पवार ही हैं। राउत ने यहां तक कह दिया कि शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपने से कांग्रेस का भी भला होगा। संजय राउत की इसी मांग को लेकर छिड़ी इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव में घमासान छिड़ा है। महाराष्ट्र में पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के तबादले पर संग्राम चल रहा है। बीजेपी के रफ्तार अधिकारी सचिन वाजे के पॉलिटिकल बॉस पर महाराष्ट्र सरकार से सवाल दाग रही है और शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस बवाल के बीच यूपीए के बॉस पर नई लड़ाई छेड़ दी है। महाराष्ट्र मॉडल की वाहवाही करते हुए संजय राउत ने बता दिया कि यूपीए में भी ड्राइविंग सीट पर शरद पवार को ही बैठना चाहिए। कहा यूपीए के पास कोई नेता नहीं है, एक ही नेता है जिसकी सब बात सुनते हैं। कांग्रेस को अगर अपनी हालत सुधारनी है तो शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत होना है अभी तो यूपीए को मजबूत करना पड़ेगा, और यूपीए को अगर मजबूत करना है तो यूपीए की लीडरशिप किसी ऐसे नेता के पास देना चाहिए जो एक्टिव लाइफ है, जो एक्टिव भी हो और पूरे देश में उसको एक्सेप्टेंस हो अपोजिशन में। आज तो हम अपोजिशन में हैं। तो कौन ऐसा लीडर आपके नजर? अभी तो मुझे शरद पवार जी का नाम हमेशा मेरे सामने आता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने एक्सेप्ट करना चाहिए। संजय राउत ने आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में कहा है कि शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। यूपीए का पुनर्गठन हो और अगर कांग्रेस को मजबूत होना है, यूपीए को मजबूत होना है तो शरद पवार ही एकमात्र विकल्प है। राउत ने यहाँ तक कहा कि अगर बीजेपी को टक्कर देनी है तो शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाना जरूरी है। आप चाहते हैं कि अगर शरद पवार यूपीए के नेता बन जाएं, चेयरमैन, सुना जी कि वो एक्टिव नहीं है अपने कारणों से, आपकी इच्छा है कि उससे ऑपोजिशन मजबूत होगी? डेफिनेटली होगी। संजय राउत के इस प्रस्ताव पर सबने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी, कहीं गुस्सा, कहीं कटाक्ष। कि अब जो सो कॉल्ड यूपीए है उसमें भी लोगों को अब रियलाइज हो गया है कि जो मुख्य विपक्षी दल है उसके नेता के सहारे नहीं चल सकते, इसलिए वहाँ भी मांग उठने लगी। इधर चुनावी घमासान जोरों पर है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कांग्रेस को जमकर घेरा। असम के करीमगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर खूब बरसे। कहा उनके पास ना तो नेता है और ना ही नीति। अस्थिर सोच वाली पार्टी क्या करेगी जनता का विकास? तो आज असम के डिब्रूगढ़ में राहुल गांधी ने बीजेपी की सोच पर सवाल डाला। कहा नफरत की पॉलिटिक्स करने वाले आज देश में बेरोजगारी और नफरत दोनों बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस सरकारों और उनकी नीतियों ने असम को सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक हर तरह से नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस का घोषणा पत्र तो सिर्फ घोषणाओं के लिए होता है, इसलिए वो 2-3 लोग मंच पर ही घोषणा पत्र बना लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा असम में और पूरे देश में बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ी, नफरत, हिंसा बढ़ी। राहुल केरल, पुडुचेरी और असम के सियासी रण में पहुंच रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब तक लेफ्ट वाली कहीं दोस्ती कहीं टक्कर वाले असमंजस की वजह से बंगाल में रैली अब तक नहीं की है। 2 दिन पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पूर्व कांग्रेस नेता पीसी चाको को पार्टी में सदस्यता देते हुए कांग्रेस रहित नया फ्रंट बनाने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि ऑल्टरनेटिव प्रोग्रेसिव मंच खड़ा हो, इसके लिए सोचने की जरूरत है। एनसीपी सुप्रीमो ने बताया कि ये लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी का सुझाव है और इस पर विचार किया जा रहा है। सीताराम येचुरी साहब ने कांटेक्ट किया और उन्होंने ये बात कही कि चाको साहब का तो हम स्वागत करते हैं, मगर इस माध्यम से एक अल्टरनेटिव प्रोग्रेसिव विचारों की विचारधारा की
कोई मंच खड़ा रहेगा तो इस बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है और आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, ऐसा सलाह उन्होंने दिया है। तो ये विचारधारा, इस तरह की बात हमारे कई साथियों के मन में है, इसकी आज देश को आवश्यकता है। तो शरद पवार साफ संकेत दे रहे हैं कि तमाम पार्टियों के गठजोड़ से बीजेपी को हराना है, लेकिन उस मंच में वो दूसरों के सुझाव पर कांग्रेस के बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। और अब संजय राउत ने उन्हें सीधा यूपी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखकर पूरी कवायद को टॉप गियर में डाल दिया है। ये सीधी चुनौती है महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार के रचयिता शरद पवार की सोनिया गांधी को, जो यूपीए की इस वक्त चेयरपर्सन है। दबाव बनाने और दबाव से सियासी फायदे ले जाने में शरद पवार को वो महारत हासिल है जिसकी वजह से उनका कद भारतीय राजनीति में किंग मेकर से लेकर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सुपर माइंड माना जाता है। संजय राउत ने जो शगुफा छोड़ा है, उस पॉलिटिकल मंडली में ऐसी पार्टियां शामिल हैं जो अपना अपना राग अलापने में माहिर है। हालांकि ऑर्केस्ट्रा को लीड करने वाली कांग्रेस पार्टी अभी सुस्त पड़ी है और इसलिए राउत को लगता है कि शरद पवार वो जोड़ है जो इस ऑर्केस्ट्रा में तालमेल बैठा सकते हैं। ये और बात है कि संजय राउत की पार्टी इस पॉलिटिकल मंडली में शामिल नहीं है। हिमांशु मिश्रा के साथ मौसमी सिंह, आज तक। ये भी अनूठा गठजोड़ है। यूपीए के बारे में कह रहे हैं संजय राउत, और अभी यूपीए का ऑफिशियल रूप से हिस्सा नहीं है शिवसेना। लेकिन इस बहस को अब आगे लिए चलेंगे। जो खास मेहमान है, आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अभय दुबे जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। लव कुमार नेता जेडीयू के। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्या शरद पवार वो ग्लू साबित होंगे, वो गोंद जिसे हिंदी में कहा जाता है, जिसके जरिए ये तमाम पार्टियां एकजुट होकर मोदी के मुकाबले खड़ी होंगी और इसी के साथ, जैसा कहा मौसमी ने, ऑर्केस्ट्रा में सही धुन बजा पाएंगे? देखिए, पहली बात तो है, आपने कहा कि क्या शरद पवार वो ग्लू साबित होंगे। मैं तो कहूंगा आज तो ये जितने भी घटक दल है तथाकथित यूपीए में, इनको ही क्लू नहीं है कि ग्लू कहां है। और सबसे बड़ी बात है, आपने संजय राउत के इंटरव्यू को दिखाया। संजय राउत जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो एक्टिव भी हो और जिसका एक्सेप्टेंस भी हो। अर्थात अभी वर्तमान में यूपीए का जो अध्यक्ष है या अध्यक्षा है आदरणीय सोनिया जी, ना तो वो एक्टिव है और ना ही वो एक्सेप्टेबल है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। दूसरी बात है, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके ये सारे लोगों ने 2014 से पहले और 2014 के बाद दिखा दिया है। आप याद करिए, यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी एक्सपेरिमेंट किया था। एक साइकिल के ऊपर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी बैठे थे, फिर थोड़ी देर बाद साइकिल से राहुल गांधी जी को उतार दिया गया। नहीं बाबा, साइकिल में बैठोगे, साइकिल खराब हो गया, तुम उतर जाओ, उतार दिया गया। फिर उसके बाद बुआ और बबुआ का चला। फिर थोड़ी देर बाद चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद कहा गया फायदा हमें हुआ नहीं, तुम हमारी बुआ नहीं, तुम चली जाओ। मतलब बुआ को भी बाय बाय कर दिया गया। और तो और याद करिए, कर्नाटक में भी किस प्रकार से ये 16 पार्टी के लोग एक साथ बेंगलुरु में हाथ पकड़कर ऐसे खड़े थे जैसे पता नहीं क्या करने वाले हैं। उसके बाद ये जेडीएस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ। फिर एक गमछा रखे, जेडीएस के कुमार स्वामी जी का गमछा था, रो रो के बेहाल उनका कि हाय हाय हमें सिद्धरमैया और कांग्रेस ने लूट लिया, हम क्या करेंगे, हमारी हालत खराब हो गई। फिर वो भी चले गए छोड़ छाड़ के। और तो और दिल्ली में याद करिए, आए दिन चंद्रबाबू नायडू और अरविंद केजरीवाल रोज 2019 के चुनाव से पहले फूल का गुलदस्ता लेके रोज ऐसे मिलते थे जैसे ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं। के लिए तो संबित जी शरद पवार का नाम आ रहा है ना। शरद पवार की प्रशंसा तो पीएम भी करते हैं, उनकी स्वीकार्यता बाकी नेताओं से ज्यादा, यही तो कह रहे हैं संजय राउत। देखिए, उनकी स्वीकार्यता ज्यादा होगी कम होगी इससे हमें क्या लेना देना। घटक दल तो सारे यहीं बैठे हुए हैं, एक एक करके सबसे पूछ लीजिए ना। हमारे यहाँ कांग्रेस के भाई बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए उनकी स्वीकार्यता कितनी है, ये सारे मानेंगे कि नहीं। समाजवादी से पूछ लीजिए। कभी सोचा था ये दिन भी देखने पड़ेंगे जब शरद पवार कांग्रेस पार्टी को एक वक्त पर छोड़ने वाले, फिर साथ आने वाले, फिर मोदी के मुकाबले 10 कदम साथ चलने वाले कहेंगे कि कांग्रेस रहित मंच बनाएंगे अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो। और दूसरी तरफ संजय राउत का यह कहना कि सोनिया गांधी नहीं, चेयरपर्सन अध्यक्ष शरद पवार को बनना चाहिए।
अंजना जी, मैं आप ही का आज तक टेलीविजन देख रहा था, पुराना शो, उसमें संजय राउत जी कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि राहुल गांधी ही वो नेता है जो देश का नेतृत्व करने में सक्षम है। आपने कहा कि शरद पवार कांग्रेस के लिए चुनौती बनकर आए। नहीं, चुनौती देश के सामने जो है वो सभी राजनीतिक दलों को समझ में आ रही है। प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत से जीते थे, मगर क्यों वो बेरोजगारी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, ये देश को बताना चाहिए। क्यों वो गरीबों के गुनाहगार बन गए प्रधानमंत्री जी जो इतने प्रचंड बहुमत से जीते। क्यों वो महंगाई के मसीहा बनकर देश के सामने आए हैं। क्यों किसानों के राह में कील का कहर बनकर बरपे हैं। क्यों व्यापार की बदहाली के बेताज बादशाह प्रधानमंत्री जी बन गए। आज चुनौती देश के सामने इस बात की है। इसके पहले भी 2 बार यूनाइटेड फ्रंट बने हैं और लेफ्ट फ्रंट बनाए। मैं तो पूछना चाहता हूं, आप बता रहे हैं सीताराम येचुरी साहब ने शरद पवार जी से बात की और एक कॉर्नर से कह रहे हैं कि चूंकि ममता जी इसमें छूटी हुई है, अकाली दल छूटे हुए हैं। एक सेकंड, ये कंफ्यूजन दूर कर दे, ये कंफ्यूजन दूर कर दे। ये शरद पवार जी ने जिस दिन आपकी पार्टी के पीसी चा को ज्वाइन कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा कहा कि सीताराम येचुरी ने मुझे ये सुझाव दिया है। आपकी तरफ से संजय राउत के लिए कह दूं कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आप लोग साथ में सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में और यहां देखिए वो सोनिया गांधी को चुनौती दे रहे हैं। सर नहीं, देखिए, ये तो व्यापक रूप से राजनीतिक दलों में अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आज समूचा देश जानता है कि दृढ़ता से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी इस अराजकता और अव्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ राहुल गांधी जी नहीं, आप शरद पवार जी की बात कर रही हैं। आप देखिए, अभी शांता कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर ने क्या कहा। उन्होंने अपनी किताब में लिखकर कह दिया कि प्रधानमंत्री जी, ये विधायकों की खरीद फरोख्त बंद कर दीजिए, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में स्वस्थ व्यवस्था नहीं है। याद रखिए 1998 का वो समय जब अटल बिहारी वाजपेयी को जयललिता ने कहा कि 1 वोट मैं आपको दे दूंगी, आप डीएमके की सरकार बना दो। अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ इनकार कर दिया, सरकार गिराना पसंद किया। मगर ये तो छल बल से भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी प्रतिपक्षियों की सरकार गिरा रहे हैं, बहुमत नहीं होते हुए भी सरकार बना रहे हैं। मुझे एक उदाहरण दीजिए, उत्तर प्रदेश के अलावा कहां प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ हारे, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, पुदुचेरी हारे, केरला हारे, वेस्ट बंगाल हारे, बिहार भी हारे थे। बिहार में भी वो एकजुट रहना और भी जरूरी है ना अभय जी, इसीलिए तो विपक्ष को एकजुट रहना और भी जरूरी है। अब बताइए, अब आप लोग संजय राउत की शायरी पर ताली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे इसका एक सॉलिडारिटी में? अंजना जी, ठीक है, संबित जी जवाब दे रहे हैं। आ रही हूं मैं, उसके बाद आ रही हूं भदौरिया साहब, आ रही हूं, साफ समझ में आ रही है, ब्रिजमोहन जी आ रही हूं। अच्छा, अंजना जी, यहाँ पे मूल प्रश्न था, आपने मुझसे प्रश्न पूछा क्या सोनिया जी के मुकाबले में यहाँ पर शरद पवार जी और ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे। मैंने कहा ये मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, सारे घटक दल यहाँ बैठे हुए हैं, उनके प्रवक्ताओं से पूछिए। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया, गोल गाल करके कहा हाँ मोदी जी को हटाना है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी हार गई है, राहुल गांधी ही महान है। भैया आप बताइए कि ये क्या नाम है, शरद पवार जी आपको एक्सेप्टेबल है या नहीं। और अंजना जी, मैं एक बात आपसे भी कहूंगा, ये मैं आप अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, ये आपने जो शीर्षक दिया हुआ है परिवार नहीं पवार चाहिए, मुझे लगता है इसको समझने की आवश्यकता है और बदलने की आवश्यकता है। परिवार का पावर चाहिए, इसीलिए ये सब ड्रामा हो रहा है। ये सारे जो लोग बैठे हुए हैं पैनल में, ये सब परिवार वाले पार्टी है। आप देख लीजिए, हमारे 2 यार नहीं चाहिए, किस प्रकार से हमारा हमारे 2 यार नहीं चाहिए, इसलिए इनको पावर। कांग्रेस परिवार नहीं है, परंपरा है त्याग और बलिदान की। सर ये हम दो हमारे 2 यार की सरकार चल रही है, उससे निजात चाहिए देश को। भगवान जी जरा शांत रहिए, मैं चिल्ला ये वंश में विचारधारा है संबित पात्रा जी, देश को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए। ये वंश नहीं, मैं तो कहा, अरे मैंने तो परिवार बोला, मैंने तो वंश बोला ही नहीं। आप लोग वंश कहाँ है? अरे आप भगवान है, आप वंश नहीं है, अरे आप परिवार नहीं है। आप सुन लीजिए, आप भी तो 2 ही लोगों का प्लीज अंजना जी, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। जो विरासत अर्जित की भारत चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, उसे सेल पर लगा देना चाहते को लिख रहा हूँ। गेल हो, अंजना जी, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, वरना मैं सबके बीच में भी चिल्ला सकता हूँ, उससे लोगों को पता नहीं चलेगा। दोस्तों को एक सेकंड अंजना जी, मुझे लगता है ये चाहते हैं कि डिबेट डिरेल हो जाए।
ये चाहते हैं कि डिबेट डिरेल हो जाए और इन्हें उत्तर न देना पड़े। देखिए, मैं खाली इतना कह रहा था कि परिवार नहीं पवार नहीं, ये शीर्षक उचित नहीं है। परिवार को पावर चाहिए, इसलिए ये पवार चाहिए। किसी भी कीमत पर इनको कहीं से भी परिवारों को पावर चाहिए। ये सोनिया जी का परिवार, पवार जी का परिवार, ठाकरे जी का परिवार, यहाँ पर मुलायम जी का परिवार, इन सारे परिवारों को पावर चाहिए और किसी भी कीमत पे ये पावर चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आया, बताइए। पहले आप तो बताइए, आप एक्सेप्ट करते हैं ना, पवार जी को एक्सेप्ट करते हैं ना? अनुराग भदौरिया जी, स्वीकार है आपको संजय राउत की बात? शरद पवार कह रहे हैं कांग्रेस रहित एक फ्रंट बनाने की बात। संजय राउत ने कहा है शरद पवार को अध्यक्ष बनाइए, उनकी स्वीकार्यता ज्यादा है। सहमत है आप इससे, या सोनिया गांधी के साथ खड़े? देखिए, मेरी एक बात, देखिए मुझे एक बात अभी अंजना जी, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि बीजेपी के प्रवक्ता ने इतनी देर तक बोला लेकिन राष्ट्र के बारे में बात नहीं की, ना राष्ट्र निर्माण की बात की उन्होंने। वो निगेटिव राजनीति करते हैं और हिंदुस्तान में निगेटिव राजनीति पसंद नहीं किसी को भी। आप उसकी बात कीजिए ना, राष्ट्र निर्माण की बात करो ना, बीजेपी निर्माण की बात मत करो। आपका ही जवाब दे रहा हूं ना, मैं उस पर आ रहा हूं। ये बीजेपी निर्माण की बात करते हैं। अगर बीजेपी को पावर नहीं चाहिए तो क्यों इलेक्शन लड़ते? छोड़ दो ना। आपको पावर नहीं चाहिए, आप नहीं सरकार बनाना चाहते क्या? आप बता दो कि हम सरकार नहीं बनाना चाहते, हम तो देश निर्माण की बात करते हैं इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे। भाई योगी जी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं नहीं हम कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ना हम कोई यहाँ चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम राष्ट्र की बात करेंगे। तब तो दौड़ दौड़ जाके पावर में जाके साम दंड भेद, तब तो आपने जो पाकिस्तानी बॉर्डर पे हमारा जिसको कहते हैं पाकिस्तानी बॉर्डर पे जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र आप देश के अंदर लाना चाहते हो। आप गांधी के पद चिन्हों पे कहां चलना चाहते हो? महात्मा गांधी जी तो दिल को बदलने की बात करते थे। उनको जब गोली मारी गई थी तो उन्होंने क्या बोला था? हे राम। उन्होंने ये नहीं बोला था कि सामने वाले को भी गोली मार दो। आप वो संस्कार हमारे देश के अंदर डालना चाहते हो, जो संस्कार हमारे देश के अंदर, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब से इस देश में आई है, और जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस सरकार में लोकतंत्र कहां चल रहा है? वो पाकिस्तानी बॉर्डर वाला लोकतंत्र चल रहा है। आप ये लोकतंत्र हमारे हिंदुस्तान के लोग चाहते हो? आप डिबेट चाहते हो तो लड़ोगे और समाज के अंदर बात नहीं करोगे, महंगाई पे बात नहीं करोगे, महिला समस्या पे बात नहीं करोगे, किसान पे बात नहीं करोगे। फलाने ने क्या बोला चर्चा करनी है, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनका दर्द आपको नहीं है। यहाँ 100 रुपए डीजल उसका दर्द आपको नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा उसका दर्द आपको नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था खत्म होगी उसका दर्द आपको नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस देश की जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, आपको बताऊं कि हालत क्या है? आर्थिक स्थिति हमसे आपसे ज्यादा अच्छी है, जीडीपी हमसे ज्यादा आपसे अच्छी है, इकोनॉमिक हालत सोनिया जी को हटा करके शरद पवार जी को बनाएंगे और जीतने से जीडीपी ठीक हो जाएगा, या मेरे सवाल का जवाब आप देंगे? कनेक्शन मैं आपको समझाती हूँ, अगर आप अपनी दूरदर्शिता से नहीं समझ पा रहे हैं। बनाओ ना आप जाके। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। अरे सांस बंद हो जाएगी, इतना गुस्सा मत करो। शरद पवार जी को भगवान सांस बंद हो जाएगी, मर जाओ सब, देश को बर्बाद कर दो। आप राष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हो? सांस बंद हो जाएगी, सांस बंद हो जाएगी। अनुराग भदौरिया, अगर चिल्लाने से जीडीपी ठीक हो जाए, नौकरी आ जाए तो सब चिल्लाइए, पांचों खिड़की से चिल्लाइए। एक सवाल का तो जवाब दीजिएगा ना। अगर लोकतंत्र में विपक्ष कमजोर होता है तो ये देश के लिए सबसे घातक होता है। किसी के बीवी बच्चा होना गुनाह हो गया क्या? अगर आपके किसी के बीवी बच्चे नहीं है तो गुनाह नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में? सुन लीजिए कान खोल के पात्रा जी, आपकी बदकिस्मती है जो आपका परिवार नहीं है, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा परिवार है। और ये देश 130 करोड़ का देश परिवार से बना है। बिना परिवार के देश नहीं बनता, उसमें भूल जाइए। अरे खुश रहिए, शरद पवार जी को लाइए। बच्चे परिवार को कमेंट करके कुछ नहीं होगा। बृजमोहन जी, बृजमोहन श्रीवास्तव को दिखाइए। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या संजय राउत की बात शरद पवार की बात माने? जब संजय राउत कहते हैं कि शरद पवार को अध्यक्ष बना देना चाहिए यूपीए का। बृजमोहन जी, देखिए अंजना जी, संजय राउत साहब राज्यसभा के मेंबर हैं और वरिष्ठ नेता हैं भारत, उनकी अपनी राय है, लेकिन चूंकि अभी वो यूपीए का हिस्सा नहीं है तो उनकी राय एक देश के राजनीति को बेहतर बनाने के लिए उनकी एक राय है और निश्चित रूप से इस पे सारे लोगों को विचार भी करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम आपके यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हम कोई भी ये फैसला नहीं करवा सकते कि अलायंस होगा या नहीं होगा, पर हमको एक इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। संबित भाई की तकलीफ को मैं समझ रहा हूं। जिस प्रकार से पवार साहब ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने में जो रोल प्ले किया था, उससे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दर्द है उसको मैं समझ सकता हूं। लेकिन आप ये देखिए कि ये जनसंघ था
जब 1977 में इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर थी, उस समय इन्होंने अपना झंडा छोड़ दिया, अपना नाम छोड़ दिया और सारी चीजें छोड़कर सत्ता पाने के लिए इन्होंने जनता दल का गठन कर लिया था। और उन सारे लोगों के साथ ये बैठे थे जिनकी विचारधारा से इनका कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम यूपीए में ये स्थिति नहीं है। यूपीए में आज जो भी लोग हैं वो सारे लोग एक विचारधारा को समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से वो उस विचारधारा का प्रतिरोध करते हैं जो देश के अंदर नफरत की बात करता है, जो देश को जो देश में वायदे करने के बाद उन वायदों को भूल जाता है, उनको जुमला कहकर बात करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं अंजना जी आपके माध्यम से कि शरद पवार जी निश्चित रूप से भारत के आज सबसे ज्यादा वरिष्ठ, सबसे ज्यादा अनुभवी और सबसे ज्यादा गंभीर नेता हैं और निश्चित रूप से उनमें वो सारी क्षमताएं हैं जो एक राष्ट्रीय नेता के लिए होनी चाहिए। और अगर उनको ये मौका मिलता है तो मैं सोचता हूं हिंदुस्तान के अंदर एक नई चेतना आएगी। किसान उनको पसंद करते हैं, उनको आम जनता पसंद करती है, गरीब उनको पसंद करता है, महिलाएं उनको पसंद करती हैं। जो भी मतदाता है उसका विश्वास शरद पवार साहब में है। चलिए संजय राउत जी ने आपने ये नहीं कहा कि शरद पवार जी के मन की बात संजय राउत ने कही है, लेकिन लगता है आपके मन की बात तो संजय राउत ने बोल ही दी। अंजना जी एक बात और कहना चाहता हूं, बस एक लाइन में खत्म कीजिएगा सर। अंजना जी सिर्फ एक सेकंड, देखिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस है। बगैर कांग्रेस के कोई अलायंस संभव नहीं है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिस प्रकार से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उस समय भी 1977 में भी थी। ब्रिजमोहन जी, देखिए उन्होंने शरद पवार जी ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीताराम येचुरी ने ऐसा सजेस्ट किया है, कांग्रेस रहित मंच की उन्होंने बात की है। ना उन्होंने ये कहा कि येचुरी जी ने ये सलाह दी है, जरूरी सलाह के ऊपर काम किया जाए, इस पर सोचना जरूरी है कहा उन्होंने। ठीक है जल्दी से संबित जी जवाब दीजिए, फिर लग जा रहे। संबित जी जवाब दीजिए। भाजपा को तकलीफ ये है, भाजपा देखिए अंजना जी, महाराष्ट्र मॉडल पर बात कर रहे हैं संबित जी, महाराष्ट्र मॉडल पर। अंजना जी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे बीच में सब लोग चिल्लाते हैं और देखिए मैं 3 लोगों का जवाब दे रहा हूं, मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए। अंजना जी आप बताइए, ये डिबेट का मुख्य शीर्षक है कि किस प्रकार पवार जी यूपीए को संभाले। मैं इतना कहना चाहता हूं अंजना जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, मैंने बतौर प्रवक्ता यहां कहा कि पवार जी को नहीं बनना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं अभी आप सोनिया जी को हटाइए और ये ऐलान कर दीजिए, यहां उनके प्रवक्ता बैठे हैं, आधिकारिक प्रवक्ता, सोनिया जी को हटाइए और शरद पवार जी को बनाइए। हमने कहा मना किया? आपको अगर लगता है सोनिया जी एक्टिव नहीं है, सोनिया जी एक्सेप्टेबल नहीं है और शरद पवार जी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मोदी जी के विरोध में काम कर सकते हैं, तो बनाइए ना, हमने तो रोका नहीं है। क्यों फिर यहां पर हमसे क्यों लड़ रहे हैं आप? ये तो आपके आपस का विषय है, नंबर 1। नंबर 2, यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा आप यहां मां और बहन को गाली दे रहे हैं। कौन से आप दिखाइए पूरे डिबेट में कहां पर मां या बहन को गाली दी गई है, आप बताइए। ये समाजवादी पार्टी पारिवारिक राजनीति करती है, ये एनसीपी पारिवारिक राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी पारिवारिक राजनीति करती है। ये कहना किसी की मां और बहन को गाली देना नहीं है। टीवी डिबेट पे ये देश के साथ जो खिलवाड़ ये लोग, पावर नहीं चाहिए क्या? आराम से अपनी बारी से मैं जवाब लूंगी। अनुराग जी भरोसा रखिए, मैं जवाब लूंगी आपसे। रोज डिबेट करते हैं, कभी तो बात मान लीजिए, पूरा कर लेते हैं, मैं जवाब लूंगी सर आपसे। संबित जी बात पूरी करें। अंजना जी इसके बाद आऊंगी अभय जी, एक बार देखिए अंजना जी, ये कोई अंजना जी ये हिंदुस्तान की जनता देख रही है। जब मैं कहता हूं कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी है, एनसीपी एक पारिवारिक पार्टी है, शिवसेना एक पारिवारिक पार्टी है और समाजवादी पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है, ये मां और बहन को गाली नहीं है। इन लोगों ने हिंदुस्तान की लोकतंत्र को गाली दिया है। इनको लगता है किसी भी तरह इनको सत्ता में बने रहना है और इसीलिए लड़ाई हो रही है। आप बताइए, 19 पार्टी एक साथ आए थे, बंगाल में आए थे, बंगाल में मैं आज मौजूद हूं, कलकत्ता से डिबेट कर रहा हूं। इसी बंगाल के इसी कलकत्ता में 19 पार्टी एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हुए थे कि हम साथ में लड़ेंगे 19 में और मोदी जी को हरा देंगे। हमने रोका था इनको कि 19 पार्टी, अरे मायावती जी और ममता जी खुद लड़ गई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप तय कर लीजिए ना, आपके अंदर से प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी होंगे, शरद पवार होंगे या अखिलेश यादव होंगे, कौन ज्यादा कैपेबल है आज डिसाइड हो जाए, कौन इनमें से ज्यादा कैपेबल है डिसाइड तो हो जाए। हमारे तरफ से शेर नरेंद्र मोदी है, अब देखा जाए आपकी तरफ कौन है, आज डिसाइड तो करिए। ये बैठे जल्दी से 3 बैठे हुए, बताइए कौन है आपकी तरफ से। इसके बाद आऊंगी। देखिए शायद ये भूल
भूल गए। अंजना जी नहीं, मुझे लगता है संबित जी संविधान को भूल गए। संविधान का मतलब होता है कि यहाँ पे जनता चुनती है, यहाँ किसी के फादर किसी को नहीं दे देते हैं, यहाँ पे चुनाव में जाना पड़ता है, चुनाव में जनता चुनती है, तब वो जाके MP MLA बनता है। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हो मेरी तरफ से एक शेर है। अरे भैया, हम लड़ने नहीं आए, हिंदुस्तान है, गांधी वाली देश है ये, यहाँ प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की आइडियोलॉजी अलग हो सकती है। हम शेर चीते छोड़ने नहीं आए यहाँ पे। तो शेर है वो चीते, लड़ो, भूल जा रहे हो, इतने जोर-जोर से चिल्ला रहे हो, CBI लगा दो, एक दूसरे को जेल भेज दो। अरे हम आपस में लड़ेंगे क्या? अभय दुबे जी, सवाल पहला सीधा आप ही से है। देखिए, जब महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर और कुछ विषयों पर राहुल गांधी से सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि हम ड्राइविंग सीट पर नहीं है महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार में। अब इसी पर वाहवाही बटोरते हुए संजय राउत कह रहे हैं कि वही फॉर्मूला देश में लगना चाहिए। जो विपक्ष ने वहां पर बीजेपी को जैसे रोका, वही फॉर्मूला देश में लगना चाहिए। सीधा कह रहे हैं कि कांग्रेस को बैकसीट लेना होगा। क्या ये सीधे ललकार रहे सोनिया गांधी को, संजय राउत को? संजय राउत, क्योंकि आप लोग अभी तक तो बहुत वाहवाही करते थे सर उनकी। देखिए अंजना जी नहीं, देखिए वो यूपीए का हिस्सा नहीं है, और मैंने कहा कि सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये देखिए प्रधानमंत्री और संबित पात्रा जी जहां भी जाते थे, मैं शुरू से सुनता था ये बाप बेटे की सरकार है, ये मां बेटी और बाप ने जम्मू कश्मीर को लूट लिया। सत्ता की हवस और भूख उन्हीं के साथ सरकार बनाकर मिटाई। वेस्ट बंगाल जाते थे, भाग मुकुल भाग, CBI आ रही है, बोले शारदा नारदा में लूट लिया। वो हेमंतो बिस्वा शर्मा, वो मुकुल रॉय, उनको शामिल कर लिया। उससे पेट नहीं भरा तो उसके ब्रांड एम्बेसडर मिथुन चक्रवर्ती को इन्होंने ले आए, और ये बड़े पाक साफ बनते। पूछिए ना इनसे, मोहम्मद फारूक कौन है? अरे पंडितों के कत्ल का आतंकी, जिसने 10 साल जेल में बिताए, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की भूख मिटाने के लिए जम्मू कश्मीर के वार्ड नंबर 33 से टिकट दे दिया। बड़े घुसपैठ की बातें कर रहे हैं जरा जगह जगह सभा में। अरे रुबेल शेख कौन है? बांग्लादेशी, जिसको माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बना दिया। और अभी आप कह रही थी प्रतिपक्ष कमजोर नहीं है। ये जो 5 राज्य हैं, इनकी एक निगाह में परिणाम देख लीजिए। पिछली बार क्या हश्र हुआ था? तमिलनाडु में 234 सीटें लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, 0 आई थी। वेस्ट बंगाल में 291 लड़ी, 3 आई। पुदुचेरी में 30 लड़ी, 0 आई। केरला में 98 लड़ी, 1 सीट सिर्फ इनको आई। तो ये हतप्रभ कर देने वाली बात है। आपका सफाया हो रहा है संबित पात्रा जी। हाँ। हार की कगार पर आकर खड़ी हो गई है, और कांग्रेस पार्टी बहुत देर तक इनको दृढ़ता से मुकाबला कर रही है, और सारे आपकी नफरत की पॉलिटिक्स को लोग नकार रहे हैं। आपका सफाया हो रहा है संबित पात्रा जी, ऐसा अभय दुबे जी का कहना है। जैसे अभय दुबे जी का कहना है, मगर शिवसेना के संजय राउत जी का तो कहना है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है और इनका एक्टिवेशन भी नहीं है, और इसलिए अगर भारत में मोदी जी को किसी प्रकार से भी रोकना है तो उसके कारण शरद पवार जी को लाना पड़ेगा, उनका तो वो कहना है। यहां तो सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। बहरहाल ये इनका विषय है। मैं यहां पूछना चाहता हूं, आप बताइए, ये अभिव्यक्ति की आजादी, सचिन पायलट के खिलाफ कोई कहे तो वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी, राहुल गांधी के खिलाफ इन्हीं की G23 सवाल पूछे तो वो अभिव्यक्ति की आजादी, यहां पर एक दूसरे के जो घटक दल हैं यूपीए के, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो वो अभिव्यक्ति की आजादी। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं, हे महादेव, ये कांग्रेस और ये यूपीए को और ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी दो, ऐसा भी दिन हम सबको देखने को मिले कि अभिव्यक्ति की आजादी। अंजना जी, मैं इनको नॉन स्टॉप सुना, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बोल रहे थे तो किसी ने आपको नहीं टोका। थोड़ा सा संयम आप भी बरते, दुबे जी थोड़ा सा संयम बरते। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, प्लीज। जी देखिए अंजना जी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कांग्रेस पार्टी और यूपी में और ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी आए। ऐसा दिन भी हम सब देखें कि सड़क के बीच में सिर पटवल हो रहा हो, G23 के नेता और ये राहुल गांधी के नेता, ये सारे लोग आपस में लड़ रहे हो, बिल्कुल घसीट के एक दूसरे का पुतला फूंक रहे हो, जैसे अभी गुलाम नबी जी का पुतला फेंका। हमें क्या है, आप करिए ना, अभिव्यक्ति की आजादी करिए, शरद पवार जी को लेके आइए। और अभी कोई कह रहा था शरद पवार जी सबसे बड़े नेता हैं, उनसे हो जाएगा। आप याद करिए, पिछली बार की बात हो रही थी, पिछली बार की चुनाव में नंबर 3 की पार्टी शरद पवार जी की पार्टी अर्थात एनसीपी बनी थी। मैं तो आदर करता हूं शरद पवार जी का, आदरणीय है ही, मगर इतने बड़े नेता हैं तो अपनी पार्टी को कम से कम अव्वल नंबर 1 तो ले आते, नंबर 2 ही ले आते, चलिए, मगर वो भी नहीं हो पाया। देखिए, कौन बड़ा नेता है कौन छोटा नेता है, ये जनता तय करता है। और जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि देश लुट गया,
देश खराब हो गया, देश सब कुछ बर्बाद हो गया। भाई साहब इतनी खराब स्थिति है तो आपका होमवर्क भी हम करके आएंगे क्या? आप लोग जनता को जागरूक क्यों नहीं करते हो? आप लोग जनता को जगाओ ना कि देश लुट गया है। दूसरी बात, और अंत में मैं कहूंगा अंजना जी, उन्होंने कहा कि हम इसको मिला लिए, हम उसको मिला लिए। अरे केरल के अंदर लेफ्ट के, मैंने अभी बताया ना परिणाम अंजना जी, केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी, केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ रही है। बंगाल में, मतलब केरल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अलावा एक राज्य में दो चुनौती देता हूं, केरल के ठीक ऑपोजिट यहां पर लेफ्ट के साथ लड़ रही है। आप बताइए, इससे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ हो सकता है क्या? इससे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ हो सकता है? एक राज्य में साथ में लड़ रहे हैं, दूसरे राज्य में आप खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी बंगाल नहीं जा रहे प्रचार के लिए, यही वजह है। कहां से आएंगे बंगाल? वो आएंगे तो जो भी एक दो सीट मिलनी थी वो भी खत्म हो जाएगी राहुल गांधी की। जब शिवसेना के साथ थे, सुनिए मत भेजो, ऐसा कहा। अरे शिवसेना के साथ थे तो शिवसेना आपके खिलाफ लड़ती थी कि नहीं राज्यों में? आप जेडीयू के साथ है तो जेडीयू के विधायक थे, आपने तोड़ लिए कि नहीं? एलजेपी बिहार में आपके साथ होने के बावजूद अलग लड़ी कि नहीं लड़ी? अब देश को बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या कहा था मोदी जी के लिए? आडवाणी जी ने कहा था कि निजी हित साधने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा तान करके, आंख फाड़ करके क्यों बोलते? आप बताइए, मुरली मनोहर जोशी जी ने क्या कहा नरेंद्र मोदी जी के लिए कि विद्यार्थी ने कोई काम पढ़ाई नहीं की तो मैं नंबर कैसे दे दूं? आप यशवंत सिन्हा को भूल गए, आप अरुण शौरी को भूल गए, आप अपने नेताओं को भूल जाते हैं। बेहतर ये है कि देश, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बताइए देश को महंगाई की आग में आपके हिसाब से तो हम सारे चुनाव हार गए हैं, आपकी सरकार चल रही है, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल कर दिया संबित पात्रा जी, जरा भी शर्म शेष नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, सत्ता आपको मिली नहीं है, मैंने चुनाव मणिपुर से लेकर अगर बेरोजगारी पर आपको लगता है सरकार फेल है, इसके बाद लव जी मैं फौरन आऊंगी, आपका ऑडियो बार बार कट जा रहा है, बता रहे हैं मुझे पीसीआर से। अनुराग जी, अगर इन सबको आपको मुकाबला करना है, अंजना जी, अगर ये मुकाबला करना है तो एक विपक्ष मजबूत चाहिए ना, उसके लिए सबका एक साथ होना जरूरी है। इसलिए मैं ये सवाल बार बार आपसे पूछ रही हूं, क्या आपको भी ये लगता है संजय राउत की तरह कि शरद पवार ज्यादा कारगर होंगे? बिल्कुल, लेकिन अंजना जी दूसरा सवाल भी है इसके अंदर में कि एक सरकार जो देश को चला रही है उसकी जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्र के बारे में बात करे। वो दूसरों के पार्टी के बारे में बात कर रही है, व्यक्ति के बारे में बात कर रही है। मतलब पार्टी व्यक्ति राष्ट्र से बड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्ति और पार्टियां राष्ट्र से बड़ी हैं, राष्ट्र की बात नहीं कर रही हैं, दूसरों के घर में झांक रही हैं। समाजवादी के घर में क्या हो रहा है, कांग्रेस के घर में क्या हो रहा है, बीएसपी के घर में क्या हो रहा है। अरे घर झांकने वाले लोग, तुम्हारे घर में चाइना घुस जाता है, उसको नहीं रोक पाते हो, और यहाँ देश के अंदर दूसरों के घरों में झांकते रहते हो। आपको जिम्मेदारी राष्ट्र को बचाने के लिए मिली है, घरों में झांक लेकर नहीं मिली है। जब आप भाषण दे रहे थे, जब आप भाषण दे रहे थे, हम आएंगे देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में लेके जाएंगे, आपने ये बोला था। आप पहले ये तो बताओ, आप शरद पवार जी को लाओगे या हम आएंगे यहाँ पे महंगाई खत्म ये तो बताओ, लेकिन कौन ज्यादा अच्छा है? आप दूसरों की बात करने लग गए। आपने तो पहले बोला ही नहीं कि हम आएंगे तो हम यहाँ पे दूसरी पार्टियों की बात करेंगे, कौन पार्टी क्या करती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम सीबीआई भेजेंगे और उसको अपनी पार्टी में मिलाएंगे। और कमल, और जो हमारे पास कमल साहब साबुन है, कमल साहब संबित पात्रा जी एक बात का जवाब दीजिए। लव जी जल्दी से कमेंट, जल्दी से कमेंट। मोदी के मुकाबले में तमाम विपक्षी पार्टियां शरद पवार के साथ एक साथ आए, उनको अध्यक्ष बनाए यूपीए का, संजय राउत जी कह रहे हैं। सत्ता के चक्कर में आप किसी के साथ भी जाके चुनाव की शुभकामना लोगों को मिलती है, इसी तरह का पॉल्यूशन बनता है। और अभी तो चुनाव भी नहीं है और हसुआ के बिया हमें खुरपा के गीत गा रहे हैं हमारे भदौरिया जी। अरे ऐसा गठबंधन हमेशा ये लोग बनाते हैं और कभी एक साथ रह भी नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा दिन तक के लोग अलग भी नहीं रहते हैं। अरे प्रभु, जनता की बात कर लो, जिन्होंने आपको चुना है उनके बारे में कभी बात कर लिया करो। अरे जो सृजन घोटाले के फेविकोल से जुड़े हैं, पहले सुन लीजिए ना, भगा दे रही है। जाओ गांव में किसान के मौत हो रही है, किसान के नाम पे आपको गांव में नहीं घुसने दे रही है। टीवी डिबेट तो कर सकते हो लेकिन गांव में नहीं जा सकते। गांव में चलिए, यूपीए की कितनी मजबूती आएगी नहीं आएगी, किसके नेतृत्व में आएगी, इसको लेकर एक बहस कम से कम शरद पवार, संजय राउत, सब ये आवाजें महाराष्ट्र से उठ रही हैं।